और अगर कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही है तो आप 1 मिनट पॉज करेंगे, लेक्चर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ऊपर से जा रहा है या बोर हो रहा है इस तरीके से, तो 2 मिनट के लिए पॉज करेंगे और जो भी चाय पानी अपना पी के वापस से अपना लेक्चर आगे से देखना स्टार्ट करेंगे। तो ये नहीं कि जितना भी लेक्चर है वो एक साथ देख जाना है, उतना ही देखना है एक बार में जितना आप उसे एब्सॉर्ब कर पाओ, उसे आत्मसात कर सको, जितना पचा पाओ, कहने का मतलब है मेरा। तो इस चीज़ का ये कुछ बेसिक चीज़ें नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ। तो नंबर सिस्टम है क्या एक्चुअली? नंबर सिस्टम एक्चुअली बेसिक नॉलेज, जो भी अपनी बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज ऑफ अर्थमेटिक, बेसिक नॉलेज ऑफ अर्थमेटिक है वो है अपना नंबर सिस्टम। और अर्थमेटिक की जान कहा जाता है इसको, यानी अर्थमेटिक की अगर जान किसी के अंदर बसी है तो वो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम अगर आप ठीक से नंबर सिस्टम की कुछ चीज़ें उनको आप जानते हो तो अर्थमेटिक बहुत इजी लगेगी। और मेनली जो हमारा पोर्शन है वो अर्थमेटिक का पोर्शन है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एडवांस भी है लेकिन एडवांस हम बाद में पढ़ेंगे, पहले अर्थमेटिक करते हैं कंप्लीट। है क्या? तो मैथमेटिक्स एक्चुअली जो नंबर सिस्टम है वो अंकों का खेल है जिसमें कुछ नियम हैं जिन्हें हमें सीखना है। तो ये क्या है? इट्स लाइक ए गेम। कोई भी गेम होता है, क्या है ये? गेम है। और कोई भी गेम होता है, अगर आप उसमें पारंगत होना चाहते हैं, अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? गेम के कुछ रूल्स होते हैं, उन नियमों को हमें सीखना पड़ता है। और अगर हम नियमों को अच्छी तरीके से लर्न कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? उस गेम के हम महारथी हो जाते हैं। तो आपको जो लेक्चर है वो बिल्कुल बेसिक से, अर्थात आपको बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट किया जाएगा और आपको बिल्कुल जो पीक पॉइंट होता है उस टॉपिक का, वहां तक आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो इस चीज का आपको विशेष, जो मैंने आपको बताया है, ये चीजें रखी जाएंगी हमारे लेक्चर में। ये मैथ एक्चुअली है क्या नंबर सिस्टम, वो आपको बता दिया कि अर्थमेटिक की जान है और एक गेम है, उस गेम के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हमें सीखना है। हम यहाँ पे क्यों आए हैं? सिर्फ ये मैथमेटिक्स के कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, इनको सीखने के लिए आए हैं। अगर ये सीख लेंगे तो फिर इसके क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। अब संख्या पद्धति को या नंबर सिस्टम को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। अब नंबर सिस्टम है, इस नंबर सिस्टम में कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो वो कुछ इस प्रकार है कि मैंने इसके कुछ पार्ट्स लिए हैं, आपकी सुविधा रुचि के अकॉर्डिंग इसके 8 भागों में डिवाइड किया है। पहला जो भाग है उसमें बेसिक नंबर नॉलेज है। बेसिक नंबर नॉलेज में क्या होगा? बेसिक नंबर नॉलेज में आपका रियल नंबर, उसके बाद में आपका कंपोजिट नंबर है या इमेजिनरी नंबर है, होल नंबर या नेचुरल नंबर, ये सारी चीज़ें, रेशनल नंबर है, ये सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या या फिर अभाज्य संख्या, इन सारों का हम डेफिनेशन और इनसे रिलेटेड फैक्ट, कौन कौन से रिलेटेड इनसे फैक्ट्स एग्जाम अक्सर पूछे जाते हैं और हम कहाँ पे उनमें कहीं ना कहीं विचलित हो जाते हैं, तो ये देखा जाएगा। उसके अलावा इसी लेक्चर का सेकंड पार्ट होगा, वो होगा डिविजिबिलिटी रूल, भाजकता का नियम। और थर्ड पार्ट होगा वो होगा स्थानीय मान, यानी कि प्लेस वैल्यू। और इसी के साथ आपको फेस वैल्यू भी पढ़ाई जाएगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। इससे जो भी ये नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट वीडियो इस तरीके से आएगी। सेकंड जो लेक्चर होगा वो बेसिकली फ्रैक्शन पे, और फ्रैक्शन के बाद उसी में डेसिमल आ जाएगी, तो फ्रैक्शन पे बेस होगा। और फ्रैक्शन में क्या करेंगे हम? फ्रैक्शन में हम प्लस माइनस, या कह सकते हैं कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन चारों क्रियाओं को करेंगे। किसके साथ? फ्रैक्शन के साथ या दशमलव के साथ। और अगर हमको ये चारों क्रियाएं करने में आ जाती हैं फ्रैक्शन या फिर डेसिमल के साथ, तो फिर वजन, मुद्रा और दूरी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। कुछ क्वेश्चन क्या आते हैं? एक्चुअली कैलकुलेशन आती है वो, तो उस कैलकुलेशन को करना हम सीखेंगे डेसिमल में, अगर हम सीख जाएंगे तो उनको। तो ये अपना सेकंड लेक्चर होगा। थर्ड जो लेक्चर होगा वो होगा बेसिकली अपना स्क्वायर, क्यूब, अर्थात वर्ग, घन, करनी और घातांक। और ये अगर हो जाएंगे तो उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन ले लेंगे, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन आएंगे।
फोर्थ जो लेक्चर होगा वो होगा अपना बेसिक एलजेब्रा, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्यूब रूट क्यूब आएगा, या फिर ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब, कुछ बेसिक चीज़ें एलजेब्रा की ली जाएंगी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ले जाएंगे। उसके अलावा फैक्टर लिया जाएगा। फैक्टर एक्चुअली यही एलजेब्रा से बेसिक का पार्ट होगा। फैक्टर होगा नंबर ऑफ जीरो और मैक्सिमम पावर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। फिफ्थ जो लेक्चर होगा वो अपना होगा एन नेचुरल नंबर का एडिशन, या फिर एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एडिशन, क्यूब का एडिशन, और एपीजीपी, ये अपना फिफ्थ लेक्चर होने वाला है। सिक्स लेक्चर होगा वो होगा अपना, ये इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगें क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। नंबर सिस्टम बेसिकली इसी से ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। वो है यूनिट डिजिट, पॉलीमल और रिमाइंडर थ्योरम, अर्थात ये इकाई पद हो जाएंगे, इकाई अंक, और उसके बाद बहुपद है ही, और शेषफल पर में रिमाइंडर थ्योरम, ये अपना होगा सिक्स लेक्चर। और सेवेंथ लेक्चर जो अपना होने वाला है वो बेसिकली एलसीएम और एचसीएफ होने वाला है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। और इन सब के बाद जब आप इन सातों चैप्टर को पढ़ लोगे तो इन सातों चैप्टर के बाद एक लास्ट का टॉपिक होता है इन सब का मिश्रण, वो होता है वर्ड प्रॉब्लम। शब्द आते हैं, शब्द रूप में वर्ड प्रॉब्लम दिए होते हैं, शब्द दिए होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और इन सभी जितने भी मैंने आपको ऊपर चैप्टर पढ़ाए होंगे उन सब का एक तरीके से इसमें क्रक्स होगा। कुछ कुछ चीज़ें हर एक चीज़ से ली जाएंगी और उसके बाद ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा नंबर सिस्टम का जो कहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ से स्टार्ट होते होते इस तरीके से हम समापन की ओर जाएंगे। तो ये मैंने आपको पूरा नंबर सिस्टम का जो मैंने बताया ये पूरा अपना होता है रोड मैप। इस तरीके से हम चलेंगे। तो जो फर्स्ट लेक्चर जो हमारा होने वाला है वो है, आज का जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बेसिक नंबर नॉलेज, डिविजिबिलिटी रूल और प्लेस वैल्यू, यानी कुछ मैथ की या कुछ नंबर्स की संख्या की आधारभूत ज्ञान, भाजकता का नियम और स्थानीय मान, जातीय मान, ये पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो पहले देखा जाए कि बेसिक नंबर नॉलेज, इसमें हमने आपको बेसिक नंबर नॉलेज में नंबर्स दिए हुए हैं। इन नंबर्स को एक चार्ट के द्वारा बताया है आपको कि आप पहले अपने मस्तिष्क में एक इमेजेस बन जाए। और वैसे भी आपको पता है कि देखने से हमें 35% लर्न होता है, चीज़ें सीखते हैं। उसके बाद हम सुनने से हमें 25% होता है, और स्पर्श करने से 17% होता है, 18% अनुसाधनों से हो सकता है। तो इसलिए मैंने आपको एक मैप बना दिया, एक मैप रूप में दे दिया है। किस तरीके से आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से आप पीडीएफ निकाल के देखोगे तो आपको पूरा दिखेगा। उसमें नंबर्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है वो है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी जितना पूछा जा सकता है उतना हम कराएंगे इसमें। काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर कहते हैं और वास्तविक संख्या को कहते हैं हम रियल नंबर। अब रियल नंबर को वापस से दो भागों में विभाजित किया गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अर्थात रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब वापस से परिमेय संख्या को फिर एक पार्ट होता है पूर्णांक, इंटीजर, और इंटीजर से फिर आगे बनता है एक प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को फिर 2-3 भागों में डिवाइड किया गया है कि नेचुरल नंबर से हम दो चीज बनती हैं, एक तो सम संख्या, विषम संख्या अर्थात इवन नंबर, ओड नंबर। इसके बाद अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ये भी प्राकृत संख्या से बनती हैं अर्थात प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अगर हम प्राकृत संख्या में 0 ऐड कर देते हैं तो बन जाती है पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर। और अभाज्य संख्या के अंतर्गत आता है सहभाज्य संख्या अर्थात को प्राइम नंबर या फिर रिलेटिवली प्राइम नंबर इसको कहा जाता है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि, और कई चीज़ें एक जगह मैं कह सकता हूं कि कुछ गलत दिया होता है बहुत सी जगह, बहुत सी किताबों में, कि को प्राइम नंबर और रिलेटिव प्राइम नंबर को अलग अलग कह के पुकारा जाता है, अलग अलग डेफिनेशन बना दी गई, जबकि एक ही होता है को प्राइम नंबर और रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो ये देखेंगे हम। तो ये हो गया आपके सामने, देखो ये पूरा मैप हो गया नंबर सिस्टम का कि नंबर किस तरीके से होगा। पहले नंबर्स को रियल नंबर और इमेज नंबर में डिवाइड किया, फिर रियल नंबर को रेशनल में और इरेशनल में, और रेशनल के अंतर्गत इंटीजर आ गया, और इंटीजर से फिर नेचुरल नंबर से 2 इवन नंबर, ओड नंबर, और उसी के अंदर फिर
नेचुरल के अंदर दूसरा पार्ट होगा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। और अगर हम नेचुरल नंबर में अगर जीरो ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है होल नंबर। और प्राइम नंबर में ये अगला है को प्राइम नंबर और रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो इस तरीके से बारी बारी से, ये देखो पूरा मैप बना दिया, इसको हम बारी बारी से एक एक करके इनके बारे में कुछ सीखेंगे, कुछ जानने की कोशिश करेंगे। और ये पूरी कोशिश करेंगे कुछ नया। वैसे आपको और भी जगह मिल सकता है, सब कुछ यूट्यूब पर डाला हुआ है बहुत सारी जगह, लेकिन कुछ नया सीखने को मिले और एक जगह आपको बेहतरीन संसाधनों के द्वारा कुछ अच्छा, जो आज से पहले आपने शायद नहीं पढ़ा हो, पढ़ा भी हो तो उस तरीके से नहीं पढ़ा हो, तो कुछ नया करने की कोशिश करेंगे और बहुत कंसेप्चुअल चलेंगे हम सारी चीज़ के लिए। तो देखो इसके लिए मैंने एक इमेज भी यूज में लिया है, यहाँ पे इमेजेस है। इस इमेज में क्या है देख लेते हैं, इमेज में क्या क्या है। तो देखो ये इमेज में ऊपर दिया हुआ है, तो इमेज में आप ध्यान से देखो, जो मैंने ऊपर पढ़ाया है उसी पढ़ाए हुए को कुछ भागों में डिवाइड कर दिया गया है इमेज के द्वारा। तो इसको जानने की हम कोशिश करेंगे कैसे किया गया है। तो देखो रेशनल नंबर, पहले रियल नंबर लिया है। रियल नंबर के अंदर ही अपना दिया हुआ है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर, इंटीजर के अंदर होल नंबर, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर के अंदर डिवाइड करना चाहे तो नेचुरल नंबर के नंबर ही हम ले सकते हैं इवन नंबर। दोबारा लिखता हूँ मैं एक बार, देखो इसी के अंदर हम ले सकते हैं सम संख्या, उसके अलावा विषम संख्या, उसके अलावा हम भाज्य ले सकते हैं और अभाज्य ले सकते हैं। ये सारे के सारे नेचुरल नंबर के अंदर आ जाएंगे। अब आगे हम जानने की कोशिश करेंगे, पहले एक बार पढ़ते हैं ध्यान से पूरा एक एक करके, उसके बाद इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्यों ना देखो पहला टाइप देख लिया जाए। पहला जो है टाइप नहीं, पहला जो है वो है रियल नंबर। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं ये जाना जाए कि वास्तविक संख्या कहते किसे हैं। तो आप डेफिनेशन पढ़ोगे आपको पता लगेगा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वे संख्याएं, देखो क्या लिखा हुआ है, वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है वास्तविक संख्या कही जा सकती हैं। अब देखो पहले तो आप ये जान लो, आप कहोगे कि ये संख्या रेखा क्या होता है और प्रदर्शित किया जा सकता है, पहले संख्या रेखा बताओ। तो देखो संख्या रेखा कुछ नहीं है, एक तरह के सिंबल इनको फॉलो करने का, एक बताने का एक तरीका है कि एक सीधी संख्या पद्धति होती है। ये एक सीधी रेखा है, ठीक है। इसी पे बीचों बीच होता है बिल्कुल जीरो, और जब दाईं ओर जाते हैं तो पॉजिटिव 1 2 3 4 जाते 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और अगर बाईं ओर जा रहे हैं तो -1 -2 -3 -4 जाते 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 माइनस इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। बीच में भी कुछ नंबर हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2.5 हो सकता है, यहाँ पे माइनस के 2.6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बीच में नंबर हो सकते हैं। तो वे संख्याएं जिन्हें इस संख्या रेखा, ये संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा पर जिन्हें प्रदर्शित किया जा सकता है उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। अब आप कहोगे इस पे तो हर किसी को परिभाषित किया जा सकता है, तो हाँ हर किसी को परिभाषित किया जा सकता है। तो जितने भी नंबर होते हैं सिर्फ काल्पनिक संख्याओं को छोड़ के, काल्पनिक संख्या को कर ही नहीं सकते, क्योंकि कल्पना मात्र मतलब इमेजिनेशन तो पता ही नहीं है क्या हो सकता है। तो इसलिए काल्पनिक संख्याओं को छोड़ के जितनी भी संख्याएं होती हैं वो रियल नंबर के अंतर्गत आती हैं। तो सारे संख्या रेखा है, इस पर जिसको प्रदर्शित किया जा सकता है उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब वास्तविक संख्या से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या हो सकते हैं वास्तविक संख्या से रिलेटेड फैक्ट्स। वो क्या है कि पहला फैक्ट है वो है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। जब मैंने आपको बता ही दिया कि वास्तविक, जो देखो ये सारी चीजें ऊपर मैप में लिखी हुई है, ये कौन सी है, ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, और ये किसके अंदर आती हैं, ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ रही है। तो ये ही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब उसके कुछ उदाहरण भी हैं, वास्तविक संख्याओं कुछ उदाहरण है, वो क्या है, √5, 3.2, 4, √48, -15 और 4 -4/8, इवन जीरो भी रियल नंबर है, रियल नंबर, ठीक है। सब के सब रियल नंबर के अंतर्गत आ रहे हैं जो कि वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये सारे के सारे आते हैं, ठीक है। तो ये वास्तविक संख्या हो गई अपना कंप्लीटली, कि जो -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी के बीच में जो नंबर आ रहा है, ध्यान रखें मैंने क्या कहा है, -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी के बीच में, देखो बताया था, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी के बीच में नंबर है,
वो रियल नंबर होंगे। क्यों? आप कहो कि क्या इन्फिनिटी हो सकता है वास्तविक संख्या? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं हो सकता। माइनस इन्फिनिटी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी को परिभाषित ही नहीं कर सकते हम, और जिस चीज को हम परिभाषित नहीं कर सकते उसको कैसे कह सकते हैं कौन सा नंबर है? जिस चीज के बारे में पता ही नहीं है। इन्फिनिटी का मतलब क्या है? जिसके बारे में कुछ पता ही ना हो। जिस चीज के बारे में कुछ पता नहीं हो उसको आप डिफाइन कैसे करोगे? किसके अंदर लिया जाए? वो वास्तविक है क्या है? नहीं कर सकते आप डिफाइन। तो इसलिए ये ध्यान रखना है, ये पहला पॉइंट तो ये है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। इसके दो पॉइंट और हैं, वो मैंने नीचे लिखे हुए आप देख सकते हैं। देखो, दो वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत वास्तविक संख्याएं आ सकती हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझें कि दो वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत वास्तविक संख्याएं आ सकती हैं। देखो, ये जैसे दो वास्तविक संख्याएं, क्या 0 ले ली मैंने और ये ले लिया -1, तो यहां आपको समझा देता हूं। 0 और 1 ले लेते हैं, चलो 0 और 1 ले लेते हैं, -1 नहीं। ये देखो, ये तो हो गया 0 और ये हो गया 1। अब इनके बीच अनंत इन्फिनिटी वास्तविक संख्या आ सकते हैं। कैसे? पहले सम का क्या लिखेंगे हम? 0 0 पॉइंट लिख दिया पहले। ये देखो, लिख देता हूं, ये लिखते हैं कि पहली संख्या इनके बीच में लिख दी 0.0001, उसके बाद 0.0002, 0.0003, इस तरह लिखते लिखते ये कंटिन्यू लिखते जाएंगे, और आगे कितने भी पॉइंट के आगे 0.0001 लगा के कंटिन्यू 1 तक लिखते जाओ। तो 0 से लेके 1 तक, या फिर कोई भी नंबर ले लो, कोई भी दो नंबर ले लो। इवन आप ये भी कह सकते हो कि 1.2 और 1.3 ये भी तो रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं, इनके बीच में भी अनंत हो सकती हैं। कैसे? 1.2, अब ये आ गया 1.3 तक जाना है, तो कैसे करेंगे? 1.000000 कितनी भी जीरो बढ़ा दो और 1 लिख दो, फिर इससे आगे फिर वही 1.2000000 बढ़ा के 2 लिख दो। इस तरीके से लिखते चले जाओ कंटिन्यू तक। तो ये इसका मतलब है। सिर्फ ये पढ़ते हो आप, बहुत जगह पढ़ा होगा कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनंत वास्तविक संख्या आ सकती है, तो उसका प्रैक्टिकली रूप मैंने आपको ये बता दिया, ये इसका प्रैक्टिकली रूप होगा। अगला क्या पॉइंट? अगला पॉइंट है कि दो वास्तविक संख्याओं को साथ अगर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड अर्थात जोड़ा जाए, घटाया जाए या गुना किया जाए, भाग दिया जाए, तो परिणाम भी एक वास्तविक संख्या होता है। कोई भी आप वास्तविक संख्या ले सकते हैं, अगर आप उनको जोड़ोगे, घटाओगे, गुना करोगे, भाग करोगे, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो एक वास्तविक संख्या ही आएगा। ये देख सकते हो आप बिल्कुल। किसी भी संख्या को, जैसे कोई भी नंबर है, उस नंबर में अगर आप किसी भी संख्या का भाग दे रहे हो, किसी भी संख्या का, जैसे इसमें आपने 4 का भाग दे दिया तो 1.2 आया, 1.2 बिल्कुल है। लेकिन आपको इसमें सिर्फ एक चीज, देखो ये मैंने लिखा है ना, इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि बशर्ते आप किसी संख्या में, मतलब कोई भी नंबर जैसे 2 ले दिया, तो किसी भी संख्या में 0 का भाग नहीं दें, क्योंकि 0 का भाग देंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, और इन्फिनिटी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस चीज का आपको, ये यहाँ पे एक्सपेक्शन केस है, यानी अपवाद है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि 0 का भाग नहीं देना है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, 0 का भाग नहीं देना है। फिर तो 0 का भाग देंगे फिर तो अनंत चला जाएगा, और अनंत क्या है? परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या नहीं है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, 0 का भाग नहीं देना, ये यहाँ पे अपवाद रहेगा। तो ये इसके 4 नियम हो गए। समझ में आ गए आपको? वास्तविक संख्या से रिलेटेड है, चारों नियम मैंने बता दिया, रियल नंबर। और क्या है? इसको डिनोट किससे करते हैं? 8 से डिनोट करते हैं। इसको, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। वास्तविक संख्याएं होती हैं रियल नंबर, उनको 8 से डिनोट किया जाता है। तो ये इतना पढ़ने के बाद आपको पता लग गया होगा कि वास्तविक संख्याओं को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, और वास्तविक संख्याओं के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास इकट्ठी हो चुकी है। अब क्या है? अगला क्या है? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग, जिनका जो वर्ग है या वर्गमूल है वो नेगेटिव हो, जिनका वर्ग नेगेटिव हो। कैसे? कि जैसे माइनस का रूट में 9 है, माइनस के रूट में 9 है। देखते हैं दोबारा, माइनस का ये है √9। अब इसका वर्ग करें तो क्या आएगा? रूट हट जाएगा, -9। तो क्या हुआ? वर्ग नेगेटिव संख्या आई। तो यही काल्पनिक संख्याएं हैं, और ऐसी संख्याएं वास्तविक नहीं होती हैं, और इनकी मात्र कल्पना की जा सकती है, और इन्हें आयोटा से प्रदर्शित किया जाता है। कैसे?
कि जो रूट -1 होता है, यही तो है एक्चुअली अंदर, रूट -1, इसको आयोटा के रूप में लिखते हैं और आयोटा स्क्वायर को हम लिखते हैं -1। आयोटा स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया तो -1 आ गया। ये देखो आप, ये रूट है ना, रूट के अंदर है -1 और इसका स्क्वायर किया तो कितना आ गया -1 और आयोटा का स्क्वायर किया तो आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर का मान क्या हो गया -1। तो आयोटा से इससे इमेजिनरी नंबर को आयोटा से प्रदर्शित करते हैं, आयोटा, इसे आयोटा कहते हैं। देखो ये इस तरीके से बनता है। तो ये काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इतना पूछा जाता है उतना मैंने आपको बता दिया कि ऐसी संख्या जिनका वर्ग नेगेटिव आता हो उन्हें वास्तविक संख्या के अंतर्गत वो नहीं आती हैं और उनकी केवल कल्पना की जा सकती है, उन्हें काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर कहते हैं। आगे देखते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। आप देखो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं इसके इंग्लिश टर्म्स जरूर याद रखें। मेरा लिखने का उद्देश्य ये, और बाइलिंगुअल बहुत से बच्चों का ये आया था कि इंग्लिश में नहीं पढ़ाते, तो मैं बिल्कुल इतना पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जैसा आप अगर समझने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल बाइलिंगुअल चीज़ों को बता रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को पहली बात तो सी से डिनोट किया जाता है, या सम्मिश्र संख्या है। काल्पनिक संख्या में देखो क्या होता है, काल्पनिक संख्या में यदि एक वास्तविक संख्या जोड़ दी जाए, जैसे ये रहा, ये क्या है, ये क्या है इसमें, ये अगर आप देखोगे तो ये क्या है, देखेंगे ये, तो ये इसमें वास्तविक संख्या है। और अगर बी आयोटा देखेंगे तो ये क्या है, काल्पनिक। आयोटा का मान क्या है, √-1 और बी कोई नंबर लिख दो। तो इस तरीके से देखोगे तो आप -√9 लिख दो, -√5 लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो ये हो गया हमारा काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो ये काल्पनिक संख्या कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, कैसे कि 4 प्लस -√5 के ऊपर √2 आयोटा, इसको लिख सकते हैं क्योंकि देखो ये क्या है, इसको आयोटा नहीं लिख सकते क्या, देखो जिसके ऊपर मैंने ये लाइनिंग की है, रूट में माइनस यानी कि -1, तो इसको आयोटा लिख दिया और 5 बाहर बचा हुआ था, इस 5 को 5 लिख दिया। देखो तो 2 + 5 आयोटा, या 3 प्लस रूट में -13, या -4 प्लस आयोटा 9, या 9 आयोटा, कैसे भी लिख सकते हैं आप। तो ये थी सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, एक बार दोबारा रिवीजन बता देता हूं, पूरा रिवीजन बता रहा हूं मैं आपको। वास्तविक संख्या वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। काल्पनिक संख्या वे संख्याएं जिन्हें प्रदर्शित नहीं किया जा सकता और आयोटा के रूप में लिखा जाता है। सम्मिश्र संख्याएं वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का, किसी काल्पनिक संख्या का, दोनों का जोड़ा एक तरीके से, उसे कहते हैं सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही बता दी, सारी इंफॉर्मेशन की वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत वास्तविक संख्या आ सकती हैं और दो वास्तविक संख्याओं को अगर प्लस किया जाए, माइनस किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए तो परिणाम एक वास्तविक संख्या आएगी। सिवाय अगर 0 से नहीं करना है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है, तो इन्फिनिटी चला जाएगा। उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अगला देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, इसको डिनोट करते हैं, जो इसका सिंबल है वो है क्यू। क्यू से इसको क्या किया जाता है, क्यू से इसको किया जाता है प्रदर्शित। ठीक है, क्यू से इसको प्रदर्शित कर रहे हैं, क्यू से प्रदर्शित किया जाता है इसको। तो इसमें देखिए क्या है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। ये देखने वाली बात है कि जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके और जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यही होगा कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। फर्स्ट थिंग तो क्या कि P/Q के रूप में हो और Q की वैल्यू 0 नहीं हो, तो वो कहलाएंगी परिमेय संख्याएं। अब देखो उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। उदाहरण क्या दिया हुआ है कि 3/4, 3/4 हो सकती है, 17/7 हो सकती है। देखो P/Q के रूप में है और नीचे वाली संख्या 0 भी नहीं है, नीचे Q है तो Q 0 भी नहीं है। 5 हो सकती है। 5 कैसे हो सकती है, क्योंकि 5 के नीचे आप 1 लगा दो, लगा सकते हैं ना। किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होगी। -3 में 1 लगा दो तो यहाँ Q बराबर 1 हो गया, P/Q के रूप में होगा। ये ऑलरेडी P/Q के रूप में ही है। 0 में भी लगा सकते हैं, क्यों, 0 के नीचे 1 लगा दो तो 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या होगा, 0 बढ़ जाएगा, वही 0 प्राप्त होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना क्यों है, ये मैं नीचे बता दूंगा आपको डिटेल में। 22/7 ये भी परिमेय संख्या होती है
और 3.14 ये भी परिमेय संख्या होती है। लेकिन याद रखें पाई परिमेय संख्या नहीं होती है, पाई अपरिमेय होती है। क्यों, मैं आगे आपको बताऊंगा। 0.6 परिमेय संख्या होती है। कैसे कि 0.6 इसको पॉइंट हटाओ और 0 बढ़ा दो तो 6/10 हो गया। ये जैसे माइनस में और 2.2 अर्थात दशमलव की जितनी भी संख्या है वो परिमेय संख्या होती है। अब इसका डिटेल डिस्कशन मैं आपको नीचे बता रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं उसके अंतर्गत। कैसे कि पहला दे रखा है कि 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों, p/q के रूप में। कैसे 0 ठीक है, 1 का भाग तो दे सकते हैं किसी भी संख्या में। चलो 1 में 1 का भाग दे दिया, क्या प्राप्त हुआ, वही 0 प्राप्त हो रहा है। तो 0 में 1 का भाग दिया, 0 प्राप्त हुआ, अर्थात लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। और यहां पे देखोगे, देखो ये 0 क्या हो गया, 0 p है और 1 क्या है, q है बटे में। तो p/q के रूप में भी लिख दिया। और q का वैल्यू कितनी है, 1। तो इसका मतलब क्या है, p इट नॉट इक्वल टू 0, p 0 के बराबर नहीं है। तो दोनों फॉलो कर रहा है ना डेफिनेशन को कि p/q के रूप में भी है और q का मान 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब 0 एक परिमेय संख्या। देखो प्रूव कर दिया मैंने आपको। बहुत सी किताबों को मिल जाएगा कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, लेकिन उसका प्रूफ नहीं कर पाते। तो देखो मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ सारी चीजें आपको। रटना कुछ नहीं है, सब कुछ समझाया जाएगा आपको। यहाँ पे समझ विकसित करनी है। लेक्चर का मतलब ये नहीं कि रट के चले जाओ। आप रट के जाओगे तो क्वेश्चन वहां पे इस तरीके से बनाया जाएगा कि जहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे और क्वेश्चन गलत कर जाओगे। अगला पॉइंट देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या आ सकती है। अनंत परिमेय संख्या आ सकती है दो परिमेय संख्याओं के बीच। देखो ये लिखा हुआ है, समझ लेते हैं इसको। देखो कैसे कि ये कोई संख्या रेखा है, ठीक है। संख्या रेखा क्या, दो परिमेय संख्या ले लेते हैं कोई भी। देखो हटा देते हैं इसको। दो परिमेय संख्या ले लेते हैं कोई भी। दो परिमेय संख्या कौन कौन सी हैं, एक ले ली मैंने 0.2, दूसरी ले ली 0.3। दोनों परिमेय संख्या है। अब देखो कैसे लिखा जा सकता है इसको। 0.2 को क्या हम ये नहीं लिख सकते, 0.2 और इसके बीच में अनंत परिमेय संख्या कैसे आ सकती है कि एक कोई संख्या ये भी आ सकती है, ये आ सकती है 2.2 0 0 0 0 0 1, उसके बाद 0.2 0 0 0 0 0 2, उसके बाद 0.2 0 0 0 0 3। तो इस तरीके से बहुत सारी आगे लिखते चले जाओ इन्फिनिटी तक। तो अभी आपने कितनी भी जीरो लिख दो, आगे कितनी भी जीरो लिख दो, लाख जीरो लिख दो, उसके बाद एक लगा दो, फिर लिखते जाओ, करोड़ लिख दो, अरब लिख दो, 10 अरब लिख दो। तो इस तरीके से दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या आ जाती हैं। ये कंसेप्ट आपको समझ लेना है, बाहर भी काम देगा ये, और में तो रटना नहीं है कुछ भी। देखो करके बता दिया किस तरीके से हो सकता है। अगला देख लेते हैं इसी में। अगला क्या हो सकता है, अगला है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अगर प्लस माइनस लिखा हुआ है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच माइनस एडिशन यानी सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लाई और डिवीजन डिवाइड किया जाए, यानी दोनों को कितनी दो परिमेय संख्या है उनको घटाया जाए आपस में, उनको जोड़ा जाए आपस में उनको इवन गुना किया जाए या भाग दिया जाए आपस में उनका, तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अब परिमेय संख्या है, देखो किस तरीके से उसमें। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, जीरो वाला केस आपको यहां पे भी ध्यान रखना है, जीरो वाला केस आपको यहां पे भी रखना है। जीरो से भाग नहीं देना है, जीरो से भाग देखो जहां पे इन्फिनिटी आ जाएगा वो मायने नहीं होगा, तो जीरो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोई भी संख्या ले लो, जैसे 0.4 और 0.6, ये दो संख्या ले ली मैंने, परिमेय दोनों, कोई भी ले सकते हो आप। ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगी इसलिए कर दिया है मैंने। दोनों को माइनस करो, क्या आएगा, 0.2 आएगा माइनस करने पे। और 0.2 क्या है, 0.2 को आप क्या लिख सकते हो, 2/10 लिख सकते हो 0.2 को, p/q के रूप में, q नॉट इक्वल टू 0, तो परिमेय संख्या है। उसके अलावा दोनों को एडिशन कर सकते हो और जोड़ने पे क्या आएगा, जोड़ने पे आएगा 1.0, अर्थात 1.0 को 1/1 लिख सकते हो, p/q के रूप में है तो ये भी है। फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 0.24 को क्या लिख सकते हो, 24/100, और 24/100 p/q के रूप में, q इट नॉट इक्वल टू 0 भी है तो ये भी सही है। सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं कि 0.6
0.6 डिवाइड बाई 0.4, पॉइंट से पॉइंट हट गया 3/2, तो ये भी p/q के रूप में है और q का मान 0 भी नहीं है। तो देखो सारे के सारे -b प्लस b मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी सारे के सारे अलग हो रहे हैं। तो इसका मतलब दो परिमेय संख्याओं को अगर प्लस किया जाए, माइनस किया जाए, उनको गुना किया जाए या भाग दिया जाए तो परिमेय संख्या जो परिणाम होगा परिमेय संख्या प्राप्त होगी। देखो सब में परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है परिणाम पे। समझ में आ गया होगा आपको। अगला पॉइंट है वो देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि परिमेय संख्या या तो पूर्णतः विभाजित होगी या रिपीटेड होगी। तो देखो लेके देख लेते हैं कोई परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या है? जैसे 3/2 ले ली, तो देखो ये 1.5 आया अर्थात पूर्णतः विभाजित है। या तो या फिर 10/3 ले ली, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3.3333333 इस तरीके से कंटिन्यू लिखता चला जाएगा। तो ये होगा परिमेय संख्या या तो पूर्ण विभाजित होगी या रिपीटेड होगी। तो देखो हो गई, ये पूर्ण विभाजित हो गई और ये रिपीटेड हो गई। तो दोनों ये परिमेय संख्याएं होंगी। एक कि सभी दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। कैसे? ये देखो सारी की सारी रहेंगे। कैसे आपको बता देता हूं। कोई भी ले लेते हैं, जैसे ले लिया मैंने दशमलव संख्या 0.005। तो देखो कैसे करेंगे। 5 1 लगाया, कितने अंक पॉइंट के कितने अंक बाद है? 3 अंक बाद, 3 0 1 2 3। तो ये क्या है? p/q के रूप में है और q 0 के बराबर भी नहीं है। तो ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। कुछ भी ले सकते हो आप कि सभी दशमलव संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इस सब का देखो जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए इन सब का मैंने आपको प्रूफ करके ही बता दिया सब कुछ किस तरीके से होने वाला है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट रेशनल नंबर जो भी पूरा। इरेशनल नंबर देख लेते हैं। तो इरेशनल नंबर जो है इसको डिनोट करते हैं p से। इरेशनल नंबर को डिनोट किया जाता है p से। और डेफिनेशन देखें तो क्या है कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ध्यान दें आप, p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं अर्थात इरेशनल नंबर कहते हैं। ऐसी संख्याएं प्राय पूर्ण वर्ग में नहीं होती अर्थात अंडर रूट के अंदर जो होता है वो पूर्ण वर्ग नहीं होता। क्यों? अगर अंडर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग जैसे मान के चलो 49 ले लिया, पूर्ण वर्ग के अंदर हमने 49 ले लिया, तो उसके अंदर इसका क्या होगा? पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा? 7। और 7 क्या है? 7/1 लिख सकते हैं। तो ये तो रेशनल हो गई। तो इसलिए इरेशनल संख्याएं जो होंगी रूट में होंगी वो रूट में पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। तो इस चीज को लिखा गया है। अगला क्या है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं आ सकती हैं। ये थोड़ा अलग है। देखो आपको बता देता हूं किस तरीके से अलग है। प्रूव करना इसको अलग है। वैसे तो याद तो किया जा सकता है कि अनंत परिमेय संख्या आ सकती है दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में। इंग्लिश में भी लिखा है, देखो मैंने किस तरीके से प्रूव किया जाएगा लर्न। वो देखो वो लिखा है मैंने, इफ a and v are two rational number then root av is an irrational number lying between a and b। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि a और b दो अपरिमेय संख्याएं हैं तो रूट ए बी एक अपरिमेय संख्या होगी जो कि a और b दो अपरिमेय संख्याएं थी उनके बीच की संख्या होगी कोई ना कोई। तो इसी से हम जो रूट ए बी है ना, इसी से हम अनंत अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो इसको मैं आपको आगे मैं आपको पूरा बताऊं किस तरीके से हो सकता है। ये देखो जैसे क्या है रूट, इसके एग्जाम्पल √2, √3, √10, 3/√5 या 2√6। तो देखो रूट के अंदर है ज्यादातर संख्याएं। और सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल पाई, जो पाई है ये इरेशनल नंबर है, ध्यान रखना है आपको, ये लिख लो बिल्कुल आप। ये पूछा जाता है इधर एग्जाम में कि पाई क्या है। तो पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 और 3.14 ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया अपना इरेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसका देखो एक तो मैं इसका आपको वो बता देता हूं ये किस तरीके से प्रूफ होगा। इसका प्रूफ बता देता हूं कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में, जैसे ले लिया कोई अपरिमेय संख्याएं, जैसे ए ले ली और बी अपरिमेय संख्याएं दो।
अब इनके बीच में कोई एक संख्या होगी, वो क्या होगी, रूट ए बी। ठीक है, अब एक संख्या हो गई ए और दूसरी हो गई रूट ए बी, तो इन दोनों के बीच में भी कोई एक संख्या होगी, वो होगी रूट ए बी। अब इन दो संख्या इसके और इसके मध्य, इनके बीच में कोई संख्या होगी, वो होगी रूट ए बी। इस तरीके से कंटिन्यू चलते जाएंगे आगे तक और इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। अब ये तो इधर चल रहे हैं, इधर चलेंगे तो वो भी इस तरीके से निकलते आ जाएगा। जैसे इसके बीच में कोई एक संख्या होगी, वो होगी रूट ए बी। उसी तरीके से इसके और इसके बीच में देख लेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं, वो क्या है कि यह जरूरी नहीं कि किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं को अगर जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुना किया जाए या भाग दिया जाए, जो रिजल्ट प्राप्त हो, परिणाम हो, वो अपरिमेय संख्या हो। ये पॉइंट आपको याद करके रखना है कि कोई जरूरी नहीं है ये हो। जैसे सबसे अच्छा इसका उदाहरण ले लेते हैं कि देखो, कोई दो मैंने ले लिया, कोई दो ले ली। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ले ली, एक तो ले लिया मैंने √2, उसके अलावा दूसरा भी मैंने ले लिया 2√2। अब इन दोनों को भाग दिया, 2√2/√2, क्या बचेगा 2। तो ये क्या है, ये तो रेशनल नंबर हो गया, 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसलिए प्रूफ हो गया। अर्थात भाग वाला ये हो गया। ठीक है, ये डिवाइड वाला हो गया। मल्टीप्लाई वाला देख लेते हैं, √2 गुना 2√2, इसका क्या होगा, 2 × 2 = 4। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 4/1, तो ये भी हो गया। उसके अलावा देख लेते हैं, अगर इसमें देखो, इस वाले उदाहरण में होगा, मैंने क्या कहा था कि जरूरी नहीं, इस वाले उदाहरण में प्लस और माइनस ये दोनों रेशनल नंबर हो जाएंगे। लेकिन अगर 2 और 2 सेम ले लिया जाए, अगर सेम नंबर ले लिया जाए, तो देखो दोनों को अगर जोड़ा जाएगा तो जोड़ने पे क्या आएगा, जोड़ने पे आ जाएगा माइनस क्या जाएगा, √2 में से √2 जाएगा 0, और 0 क्या है, 0 रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अगर दोनों को जोड़ा जाए, कई बार जोड़ने पे भी नहीं होगा। जब कोई भी दो ऐसे रेशनल नंबर आ जाएंगे जिनको अगर जोड़ा जाए, तो जोड़ने के बाद जो नंबर प्राप्त होगा वो रेशनल नंबर प्राप्त हो। इसके लिए भी हम देख लेते हैं, कोई भी उदाहरण लेके देख लेते हैं किसी भी तरीके से। जैसे जोड़ने पे क्या हो सकता है, √6 प्लस √6, तो 2√6। तो ये क्या, अब देखो प्रूफ करने का क्या फायदा, मैंने यहाँ पे आपको आप जान के लाइन लिखी गई है कि ये सारी चीजें लिखने पे, ताकि आपको चीजें निकल के आए कि आप जब प्लस कर रहे हो ना, प्लस कर रहे हो, अगर दो किन्हीं अपरिमेय संख्याओं को आप प्लस कर रहे हो, तो जो उसका रिजल्ट होगा वो हमेशा ही एक अपरिमेय संख्या आए, यह आवश्यक नहीं है, यह चीज है। तो इसके अलावा दो एक आ भी सकता है, नहीं भी, दोनों काम हो सकते हैं। एक उदाहरण और लिखते हैं, जैसे 3/√5 प्लस 3/√5 प्लस 2/√5। ठीक है, तो √5 आ गया इसका, तो 3 + 2, तो अब क्या आया 5/√5, क्या आया √5, क्या आया। देखो किसी भी तरीके से देख रहे हैं, एक इरेशनल नंबर आ रहा है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि जो ऊपर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाया है सारी चीजें, ये ऊपर जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ना आपको, तो इसमें ये स्टेटमेंट आप डालने, बिल्कुल जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसमें एक स्टेटमेंट डालने। सिर्फ किसके लिए है ये सिर्फ माइनस, प्लस और भाग के लिए है। अगर आप प्लस करोगे, ये नोट लिख दें, नोट पे एक बार दोबारा लिख रहा हूं इसी में, तो सिर्फ इस लाइन में आप ये लिखोगे कि यह जरूरी नहीं, ये दोबारा लिख लें, यह जरूरी नहीं कि किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं को जब माइनस किया जाए या माइनस किया जाए, गुना किया जाए, भाग दिया जाए, तो परिणाम एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हो, और कुछ भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर प्लस कर रहे हैं तो हमेशा ही एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। क्या होगी, हमेशा एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ये लिख लें आप, ये प्लस वाला पोर्शन हटा दें यहां से। आप जान के मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप देखें, प्रूफ करें। अगर आप प्रूफ नहीं करोगे तो आप लिखी हुई चीजों को डायरेक्ट सत्य मान लोगे, क्योंकि ऊपर रिदम में चला आ रहा है। तो मेरा डालने का ऐसे रीजन ये था कि आप समझ सकें
चीज़ों को आप प्रैक्टिकली हल करें। मैथमेटिक्स कुछ नहीं है प्रैक्टिकली हल करने की सोच है, प्रैक्टिकली सोच है, वही मैथमेटिक्स है। लॉजिक है, लॉजिक होना चाहिए। अब लॉजिक से अगर हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आ रहा है, इसमें प्लस वाला नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखें कि अगर दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो रिजल्ट होगा वो अपरिमेय संख्या ही होगा। लेकिन अगर हमेशा होगा ऐसा, प्लस करने पे अपरिमेय संख्या होगा, कब? हमेशा, हमेशा ही अपरिमेय संख्या होगा। तो देखो अगर समझ में नहीं भी आया है तो एक बार लास्ट लाइन बोल रहा हूं, ये लाइन है आप लिख सकते हो नोट्स के रूप में। वो क्या है, 2 पॉइंट लिखोगे आप इसमें। पहला लिखोगे कि यह जरूरी नहीं कि किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य कौन कौन सी क्रिया, एक तो माइनस की यानी घटाव की, एक गुना की अर्थात मल्टीप्लाई की, और एक भाग की अर्थात डिवाइड की। ये 3 क्रियाएं कौन सी, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये 3 क्रिया की जाए तो उनका रिजल्ट हमेशा अपरिमेय संख्या है, यह कोई जरूरी नहीं। अपरिमेय संख्या आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखें कि किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं को जब आप जोड़ोगे तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो हमेशा ही अपरिमेय आएगा। ये 2 पॉइंट आपको लिखने के। तो समझ में आ गया आपकी में, परिमेय और अपरिमेय भी समझ में आ गया होगा कंप्लीट आपकी में। तो यहां तक ही अपना ये था। अब आगे का जो देखते हैं वो समझ में, देखो एक बार दोबारा और बता देता हूं आपको मैप के थ्रू। यहां तक देखो कहां तक कंप्लीट कर चुके हैं। देखो हम कंप्लीट कर चुके हैं, रियल नंबर कंप्लीट हो चुका है, उसके अलावा हमारा इमेजिनरी नंबर कंप्लीट हो चुका है, उसके अलावा अपना परिमेय संख्या कंप्लीट हो चुका है, उसके अलावा हमारा अपरिमेय संख्या कंप्लीट हो चुका है। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पूर्णांक, प्राकृत संख्या और इसके बारे में। तो चलो आगे का देखते हैं, आगे क्या है आगे का देखते हैं। ये देखो अपरिमेय संख्या हो गया सब कंप्लीट अपना। अगला टाइप देखते हैं, अगला पूर्णांक, पूर्णांक संख्या अर्थात इंटीजर। इंटीजर देखते हैं हम। अब इंटीजर को जो सिंबल है वो है जेड। जेड से इसको प्रदर्शित किया जाता है, क्या प्रदर्शित किया जाता है जेड से। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, पूर्णांक अर्थात पूर्ण होना चाहिए। जैसे 0 और 1, 0 के बाद अगला जो पूर्णांक होगा वो होगा 1, न कि बीच में, फिर अगला 2, अगला 3, इस तरीके से पूर्ण होना चाहिए, वो है पूर्णांक। तो इस तरीके से पूरे पूर्णांक -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी के बीच में जितने भी पूर्णांक हैं वो सारे के सारे पूर्णांक इंटीजर हो जाएंगे। अब जब पूर्ण संख्याओं को पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्हों के साथ व्यक्त किया जाता है, और जब पॉजिटिव के साथ व्यक्त किया जाता है तो वो होते हैं धनात्मक पूर्णांक। अर्थात ये जितने भी हैं बाईं तरफ के ये हो गए हमारे धनात्मक पूर्णांक। इनको कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर हैं। उसी प्रकार जब नेगेटिव संख्याओं के साथ हैं तो उनको कहते हैं, ये जितने भी हैं ये हैं नेगेटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर हैं अपने, ठीक है। और 0 उदासीन, जो बीच में बचा हुआ है ना, देखो ये जो बीच में बचा हुआ है 0, इसको कहेंगे उदासीन। ये है उदासीन, उदासीन है ये, अर्थात ये नेचुरल इंटीजर है। पूछा जाए नेचुरल इंटीजर कौन सा है तो 0 नेचुरल इंटीजर है। अब ये आपको पता लग गया पूर्णांक क्या क्या होते हैं। पूर्णांक -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, लेकिन पूर्ण, बीच में नहीं, जैसे पॉइंट में नहीं होना चाहिए, या फिर 2.33 या 2.4 2.5, ये नहीं, पूर्ण। या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 0 होगा, -2 होगा, -3 होगा, ये सारी चीजें। अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं वो आपको बता देता हूं। इससे रिलेटेड क्या है, देखो दो पूर्णांक संख्याएं यदि उनको जोड़ा जाए, ये बता देता हूं, यदि उनको जोड़ा जाए, घटाया जाए और गुना किया जाए तो हमेशा एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। अब देखो क्या होता है, किस तरीके से, कोई भी 2 पूर्णांक संख्या ले लो आप, इनमें से आपकी इच्छा हो जो कोई पूर्णांक संख्या आप ले सकते हो, आपका मन हो वो पूर्णांक संख्या आप ले सकते हो कि कौन सी ऐसी पूर्णांक संख्या है जिसको लेना है। इसको देखते प्रूफ करके बता देते हैं। तो प्लस के लिए प्रूफ कर लेते हैं पहले। तो देखो प्लस के लिए देखते हैं, कोई भी 2 पूर्णांक संख्या जैसे -5 और +3 ले लिया, कितना आया -2, क्या है पूर्णांक, बिल्कुल है। माइनस के लिए देख लेते हैं, -5 -3 कितना हो गया -3, क्या है पूर्णांक, ये भी हो गया। मल्टीप्लाई के लिए देख लेते हैं, -5 × 3 क्या है -15, ये क्या है पूर्णांक। तो देखो इस तरह कोई भी पूर्णांक ले सकते हो, अगर उनके साथ आप एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का और मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा ही पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये देखो मैंने 3 स्टार लगा रखा है, ये क्या है,
कि पूर्णांक संख्याओं को विषम, भाज्य और अभाज्य में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसको बिल्कुल आप नोट करके लिख लें, बहुत से आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि दिया होता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई दो अंकों का पूर्णांक है, एक संख्या सम है, एक विषम है, इस तरीके से करके, और फिर बाद में पूछेगा कि ऐसा बन सकता है क्या। तो इस चीज का ध्यान रखो, वो संख्या विषम होगी या सम होगी। तो पूर्णांक कभी भी सम और विषम नहीं होते। सम और विषम प्राकृतिक संख्याएं, भाज्यवाद संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, न कि पूर्णांक होते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें। देखो इसके लिए मैंने आपको ऊपर बताया भी है। ऊपर क्या, देखो मैं बता देता हूं आपको, जो हमने ऊपर देखो ये इमेज बनाई हुई थी, तो यहां से देखो पूर्णांक, पूर्णांक के अंदर से सम विषम नहीं निकल रहा है, प्राकृतिक संख्याओं के अंदर से सम विषम अभाज्य और भाज्य निकल रहा है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज हैं, तो देख लेते हैं एक बार। नीचे जो पढ़ रहे थे हम उनको देखते हैं क्या है। ये देखो पूर्णांक हो गए, अब आपको ध्यान रखना है। ये देखो इसका एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल क्या है कि -2 है, वो सम संख्या नहीं है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि -2 सम संख्या है, और मैं बताऊंगा अब भी बहुत से बच्चे यकीन नहीं करेंगे कि नहीं गलत बताया है, क्योंकि -2 एक इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है, पूर्णांक है, और पूर्णांक कभी भी सम या विषम नहीं होता। इसी तरीके से -7 एक विषम संख्या नहीं है, यह एक इंटीजर है, और इंटीजर कभी भी प्लस में और माइनस में नहीं होता। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया अपना पूर्णांक। आपको समझ में आ गया होगा पूर्णांक पूरा है। पॉजिटिव पूर्णांक, नेगेटिव पूर्णांक मतलब धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक। उदासीन पूर्णांक आपको बता दिया 0 होता है, और सम विषम भाज्य भाज्य संख्याओं को पूर्णांक के अंदर डिवाइड नहीं होता है, वो प्राकृतिक संख्या के अंदर से डिवाइड होती है। और ये देखो अगर हम दोनों को जोड़ें, घटाएं और मल्टीप्लाई करें तो पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। भाग करने पर नहीं होगा। भाग करने पे कैसे नहीं होगा, भागता देख लेते हैं कैसे, कि देखो ये -5/3 देख लेते हैं, तो ये तो कोई पूर्ण संख्या प्राप्ति नहीं होगी। पॉइंट के बाद कुछ प्राप्त होगा। देखो 3 एकम 3 बचे 2, 3 18 है, बचे 2 3 18, मतलब इस तरीके से 6 इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से नहीं होगा, ये तो एक तरह इरेशनल नंबर हो गया, तो ये पूर्णांक नहीं है। अगला देखते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसे नेचुरल नंबर कहा जाता है। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, नेचुरल नंबर में और पूर्णांक में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो नेचुरल का मतलब कैसे, नेचुरल अर्थात जो चीज प्रकृति में विद्यमान है। नेचुरल से नेचर ले सकते हैं, ये देखो आप ले सकते हैं, ये है नेचर, और नेचर से बना सकते हैं आप नेचर। ठीक है, इससे बना दिया आपने नेचर। और नेचर में कोई भी चीज होती है, वो ऐसा तो होता है नेचर में कोई चीज जैसे 0 हो सकती है या -1 हो सकती है। नेचर में कोई चीज है तो उसको बोलेंगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं है। 0 तो बोलेंगे नहीं, कि बोलेंगे कि वहां पे कितने पेड़ थे, तो बोलेंगे 1 पेड़ था, 2 पेड़ थे, या बगीचे में कितने पेड़ हैं, तो फिक्स से गिनती होगी ना। तो नेचर में जो चीज विद्यमान है वो प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे गिनती में सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। गिनती में बात किसकी की जा रही है, गिनती की जा रही है। तो गिनती 0 से स्टार्ट होती नहीं, तो इसलिए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इन्फिनिटी तक, ये सारे हो जाएंगी प्राकृत संख्याएं। जो प्रकृति में विद्यमान हो वो प्राकृत संख्याएं। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, उनके बारे में चर्चा कर ली जाए। वो क्या है कि दो प्राकृत संख्याओं को अगर जोड़ा जाए और गुना किया जाए तो प्राकृतिक संख्या ही परिणाम प्राप्त होता है। देख लेते हैं। इसमें ध्यान रखें पॉजिटिव में होने चाहिए सारे के सारे। प्राकृतिक संख्या पॉजिटिव होती हैं। मैंने क्योंकि प्रकृति में नेगेटिव में तो कोई चीज विद्यमान हो नहीं सकती, पॉजिटिव में होगी विद्यमान। अब इसको प्लस वाले के लिए देख लेते हैं। तो प्लस में 2 और 3 दो चीज ले ली हमने, 2 नेचुरल नंबर ले लिए, दोनों को मल्टीप्लाई किया 6, देखो प्राकृतिक के अंदर आ रहा है। अब दोनों को जोड़ दो, थोड़ा जोड़, ये तो मल्टीप्लाई के लिए ले लिया, अब जोड़ने के लिए ले लो, 2 और 3 कितना हो गया 5, ये भी क्या नेचुरल नंबर। तो देखो परिणाम जो प्राप्त होगा वो एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। अगला देखते हैं कि दो प्राकृतिक संख्याओं को यदि सब्सट्रैक्ट किया जाए या फिर डिवाइड किया जाए तो प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो या जरूरी नहीं है। उसका सबसे अच्छा उदाहरण देख लेते हैं। कैसे कि हमने 3 में से 2 माइनस किया, सॉरी 3 में से 2 नहीं करते, 2 में से 3 कर देते हैं। 2 में से 3 माइनस किया, क्या प्राप्त हुआ -1, और -1 एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये माइनस वाला गलत हो गया। ये भाग वाला देख लेते हैं। भाग वाला में क्या है, 2 में 3 का भाग देते हैं, कितना प्राप्त हो रहा है, ये भी प्राप्त नहीं हो रहा परी में, ये प्राकृतिक संख्या, तो ये भी नहीं हो सकता, तो भाग के लिए भी नहीं होगा। तो दो प्राकृतिक संख्याओं को यदि घटाया जाए या दो प्राकृतिक संख्या में एक दूसरे का भाग दिया जाए तो वो प्राप्त संख्या नहीं होती है, जो उनका परिणाम होता है वो। ठीक है, और सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक होती हैं। इस चीज का ये तो है ही इंपॉर्टेंट कि सभी प्राकृतिक संख्याएं वो धनात्मक होती हैं। तो आपको पता लग ही रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं
ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नेचुरल नंबर, ये लिख सकते हैं आप, ये चीज आप लिख सकते हैं बिल्कुल। ये आपको नीचे लिख भी देता हूं मैं कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर आर नेचुरल नंबर। तो जितनी भी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं हैं, सॉरी, जितनी भी धनात्मक पूर्णांक हैं वो प्राकृत संख्या कहलाती हैं। ठीक है, ये हो गया। अब पूर्ण संख्या देख लेते हैं। तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर को W से डिनोट किया जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक संख्याओं को डिनोट किया जाता है N से, उसी प्रकार पूर्ण संख्याओं को डिनोट किया जाता है W। जीरो क्योंकि शामिल कर लिया तो जीरो, और बाकी नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में क्या लिए थे? देखो 1 से लेकर अनंत तक, तो आगे इसमें भी देखो 1 से लेकर अनंत तक, तो ये हो गया नेचुरल नंबर। तो ये तो हो गया हमारा नेचुरल नंबर। ये देखो ये हो गया नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। और प्राकृत संख्या में क्या किया? जीरो ऐड कर दिया प्लस में, तो ये हो गया होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं में कुछ रिलेटेड इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं को अगर जोड़ा जाए और मल्टीप्लाई किया जाए तो परिणाम एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है, कोई भी ले लो, जैसे एक जीरो ले लेते हैं, एक 8 ले लेते हैं, तो जीरो और 8 को अगर जोड़ा दोनों को तो क्या 8 क्या है? बिल्कुल होल नंबर है। उसके बाद जीरो को और 8 को गुना किया, क्या मिला? जीरो, ये भी होल नंबर है। तो अगर गुना करने पर और अगर जोड़ेंगे और गुना करेंगे दो पूर्ण संख्याओं को तो परिणाम में एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। अगर किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को अगर घटाएंगे और भाग देंगे तो परिणाम एक पूर्ण संख्या हो, यह जरूरी नहीं। क्या है? यह जरूरी नहीं है। यह लिखा हुआ है कि यह कोई जरूरी नहीं है कोई प्राप्त हो। जिस तरीके से यहां पे भी लिखा हुआ है कि हाँ ये तो होल नंबर के लिए हो गया, और प्राकृत संख्या के लिए भी यही है कि ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होगा कि देख लेते हैं, दो उदाहरण लेके लिख देते हैं। जैसे 3 में से माइनस किया 6, क्या प्राप्त हुआ? माइनस के 3, जो कि नेगेटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब ये होल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, अब माइनस के लिए हो गया। भाग के लिए देख लेते हैं, 3/6, क्या 1/2 प्राप्त हुआ? ये भी नहीं है। तो ये भी देखो, दोनों चीज प्रूफ हो चुकी है कि माइनस के और भाग के लिए परिणाम आपको ये होल नंबर की वैल्यू, क्योंकि n यहां पे क्या है? n इजकल टू नेचुरल नंबर, n इजकल टू नेचुरल नंबर। तो क्या होगा कि n बराबर हम रखेंगे 1, तो 2 इंटू 1 बराबर 2। n बराबर रखेंगे हम 2, तो 2 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 4। n बराबर रखेंगे हम 3, तो 6। तो 2 4 6 3 8, तो देखो 2 है, 4 है, 6 है, 8 10 12, इस तरीके से 2 के मल्टीपल जितने भी होंगे वो सम संख्याएं होंगी। अब यहां पे देखो, मैंने ये उदाहरण लिए हैं आपको, जो पहले ऊपर बताए थे कि -2.2, नहीं सॉरी 2.2, तो 2.2 को बहुत से बच्चे कहते हैं कि सम संख्या है। सम संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर नहीं है। ये क्या है? ये एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर होने के कारण ये सम संख्या नहीं हो सकती, सम नहीं है। क्योंकि सम संख्या होने के लिए फर्स्ट शर्त क्या है? ये देखो, प्राकृत संख्या लिखा हुआ है, इस चीज को जानो। सम संख्या होने के लिए पहली शर्त है कि वो संख्या प्राकृत संख्या होनी चाहिए।
तो ये तो पहली शर्त ही इसकी गायब हो गई। ये 2.2 प्राकृत संख्या है नहीं, -2 ये भी प्राकृत संख्या नहीं है, तो इसलिए ये दोनों सम नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारी चीज़ें आपको पहले हो सकता है गलत पढ़ाई, कहीं पे आपने गलत पढ़ ली हो गलती से, कहीं पे भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो इसके अंदर, तो वो क्लियर कर लेना है आपको कि ये दोनों ही नंबर एक सम संख्या नहीं है। 2.2 और -2 ये दोनों ही क्या है, पहली शर्त कोई फॉलो नहीं कर रहे कि ये प्राकृत संख्या नहीं है, पहले प्राकृत होना चाहिए उसके बाद सम विषम होगा। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि किन्हीं दो सम संख्याओं को अगर जोड़ा जाए और गुना किया जाए तो हमेशा एक सम संख्या प्राप्त होगी। कैसे? 2 और 4 दो संख्या ले लेते हैं, अगर इन दोनों को जोड़ा तो 6, 2 और 4 दोनों को गुना किया 8, 8 और 6 दोनों को दोनों क्या है, सम संख्या है, तो ये सम संख्या प्राप्त होगी। और अगर दो सम संख्याओं को आपस में घटाया जाए या भाग दिया जाए, घटाया जाए या भाग दिया जाए तो हमेशा एक सम संख्या आए, यह जरूरी नहीं। कैसे देख लेते हैं, कोई भी दो सम संख्या ले ली, जैसे 2 और 4 ले ली, तो 2 - 4 किया तो क्या आएगा, -2, जो कि क्या है, -2 क्या है, -2 एक सम संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि -2 एक इंटीजर है, एक सम संख्या नहीं है, तो इसलिए ये प्रूफ हो गया। अब भाग वाला देख लेते हैं, भाग वाला कैसे देखते हैं, 2/4, तो 2/4 को भी अगर एक दूसरे से भाग किया जाए तो 1/2 प्राप्त होगा, तो ये भी नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है, इस चीज का ध्यान रखा जाए। अगला देखते हैं शून्य, तो शून्य सम संख्या नहीं है। बहुत से कहते हैं कि 0 सम संख्या है, 0 सम संख्या नहीं है, अगर सिंगल 0 आएगी तो वो सम संख्या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से इसको पढ़ते हैं और बहुत सारी जगह इसको गलत भी पढ़ाया जाता है कि 0 एक सम संख्या है। 0 सम संख्या हो ही नहीं सकती अगर सिंगल 0 आए तो। क्यों? क्योंकि सम संख्या के लिए डेफिनेशन क्या है, सम संख्या की डेफिनेशन है कि वो पहले प्राकृत संख्या होनी चाहिए। अब 0 जब प्राकृत संख्या नहीं है तो वो सम संख्या कैसे हो सकती है, इस चीज को समझिए आप। ये ग्राफ जो मैंने आपको ऊपर बताया था, एक बार देख सकते हैं, उसमें प्राकृत संख्या से सम विषम भाज्य भाज्य को निकाला था, न कि मैंने पूर्णांक से और पूर्ण संख्या से, मैंने पूर्णांक से निकाला है इन सब चीज को, इंटीजर से नहीं निकाला है, मैंने नेचुरल नंबर से इनको डिवाइड किया है, और वही एक सही डिवाइडेशन है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। और जितनी भी इंटरनेशनल बुक्स हैं मैथ की, इसके लिए आप उनको देख सकते हैं। बहुत सी बुक्स में गलत हो सकता है, जो लोकल पब्लिकेशन है वो इसमें गलत लिख देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कोई भी बुक दे सकते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बुक या MIT की आप बुक्स देख सकते हैं, नेचुरल नंबर से रिलेटेड बुक आती है, द नंबर गेम से नाम से बुक आती है, MIT में बुक चलती है, उसमें आप देख सकते हैं कि जो इवन नंबर, ओड नंबर या फिर प्राइम नंबर या फिर कंपोजिट नंबर, ये सारे का जो डिवाइडेशन हुआ है वो नेचुरल नंबर से हुआ है, प्राकृत संख्याओं से हुआ है, तो इसलिए 0 क्या है, सम संख्या नहीं है। कैसे? अब ये बताओ 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब होता है नथिंग। नथिंग मतलब जो चीज कुछ है ही नहीं, उसको आप कैसे डिफाइन कर पाओगे कि ये एक सम संख्या है, विषम संख्या है? जो चीज है नहीं, 0 मतलब होता है नथिंग, तो नथिंग का तो कोई मतलब नहीं, तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखें। ये कई बार चर्चा का भी बिंदु है, कई बार इस पर डिस्कस भी होती है, काफी लंबी खिंच जाती है, बहुत से इसमें तर्क रहते हैं अलग अलग विद्वानों के, लेकिन आप ध्यान रखें कि एग्जाम में 0 आपको इकाई का अंक हो सकता है, वो 0 कहते हैं कि इकाई का अंक अगर 0 हो तो वो सम संख्या होती है, वो बात सही है, मैं सिंगल की बात कर रहा हूं। अगर अकेले कोई संख्या 0 दिया हुआ है तो 0 सम संख्या नहीं है, क्योंकि वो प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है तो 0 सम संख्या नहीं है। तो ये सम संख्या के बारे में समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, ध्यान रखना है, और इनका व्यापक रूप क्या है, 2n + -1। तो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो और व्यापक रूप है 2n + -1। उदाहरण क्या है, देखो इसमें 2n + -1 करके देख लेते हैं। क्या 2n + -1 करके देखते हैं कि पहली बात तो क्या है, n क्या है, n नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है n, ठीक है। n बराबर क्या, 1 ले लिया, 2 ले लेते हैं n बराबर, तो n बराबर 2 लिया तो 2 + 2 माइनस ले लेते हैं एक बार, तो 4 में से 1 गया तो 3। उसी प्रकार 2 × 2 करने पे प्लस कर देते हैं 1 तो 5। उसी तरीके से 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, तो 1 भी नंबर होगा, क्योंकि 0 रखेंगे तो प्लस लेना पड़ेगा, तो 1 रखेंगे 1 लेना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा, तो माइनस में लेकिन नहीं लेना है, माइनस वाली संख्या नहीं होंगी, इसमें ध्यान रखना है। तो 2n + -1 इसका एक व्यापक रूप है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे 1 है, 3 है, 5, 7, 9, या फिर ये भी कह सकते हो कि वह संख्या इसका इकाई का अंक 1
3, 5 और 7 और 9 हो, वो एक विषम संख्या ओड नंबर होती है। अब देखो सम संख्या की तरह मैं आपको यहाँ पे भी बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे कहते हैं कि 1.3 या माइनस के 7.3 माइनस के 7 ये विषम संख्या है। विषम संख्या नहीं है। क्यों? विषम संख्या होने की पहली शर्त क्या है? प्राकृत होना, और ये तीनों ही प्राकृत संख्या नहीं है, तो इसलिए विषम संख्या भी नहीं है। ऊपर डिटेल में मैंने आपको बता दिया। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, वो क्या है कि किन्हीं दो विषम संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वो एक विषम संख्या प्राप्त होता है। इसके लिए आप देख सकते हैं, कोई विषम संख्या ले लो, जैसे 9 ले लिया, 3 से गुना कर दिया 27, क्या है? विषम संख्या है। उसके अलावा 9 ले लिया, 5 से गुना कर दिया 45, विषम संख्या। कोई भी संख्या देख सकते हो आप, इस तरीके से विषम संख्या प्राप्त होगी। लेकिन प्लस, माइनस और डिवाइड, इन तीनों के अंदर अगर दो विषम संख्याओं को ये तीनों का अगर किया जाए तो परिणाम एक विषम संख्या प्राप्त हो, आवश्यक नहीं। ये उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे 9 में से और 3 को जोड़ते हैं तो क्या आएगा? 12 है, सम संख्या हो गई। 9 में से 3 को घटाते हैं कि अच्छा है, ये भी सम संख्या प्राप्त हो गई। और 3 में देख लेते हैं, 3 में अगर 6 का भाग दिया तो क्या 1/2 प्राप्त हुआ, तो क्या है? ये भी एक विषम संख्या नहीं है। या फिर और देख लेते हैं, 6/3 देख लेते हैं, 6/3 में 2 आएगा, ये भी एक विषम संख्या नहीं है, सम संख्या है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि प्लस में, माइनस में और भाग में कोई विषम संख्या आए ये जरूरी नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई में हमेशा विषम संख्या आएगी, ये चीज फिक्स है। अब देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट, प्राइम नंबर। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर कहते हैं या फिर अभाज्य संख्या कहते हैं। तो वह संख्या, डेफिनेशन इसको ध्यान से देखें। इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहां आती है जहां आप डेफिनेशन को ध्यान से नहीं देखते हो। तो कभी भी डेफिनेशन देखने के लिए आप स्टैंडर्ड बुक का सहारा लें, अच्छी बुक्स पढ़ें, तो वो सारे जो आपको कंटेंट जो पढ़ाया जा रहा है वो एक स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनके द्वारा ही एकत्रित किया हुआ कंटेंट है, और पूरा भरोसेमंद कर सकते हैं आप इस पर। ये देखो क्या है कि वह संख्या जो एक और स्वयं, इस चीज को ध्यान रखें कि वह संख्या जो एक और स्वयं, यहां पे ओ आर और नहीं है, यहां पे और का मतलब क्या है? देखो पहले पूरी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अब यहां पे देखो, मैं आपको बता देता हूं और का मतलब क्या है। और का मतलब आप समझे, यहां पे और का मतलब आपको देखने को मिलेगा कि और का मतलब क्या है। और का मतलब अगर आप देखेंगे तो और का मतलब है, देखो यहां पे बताता हूं, ये है और का मतलब यहां पे ये इंग्लिश वाला और नहीं है। और का मतलब यहां पे, इसको हटाता हूं मैं अभी, और का मतलब है यहां पे एंड अर्थात एक से और, यानी उसके साथ, इसका मतलब हो गया 1 के साथ भी होना चाहिए प्लस स्वयं के साथ। अर्थात अगर पूछे कोई कि प्राइम नंबर क्या होता है, तो ये नंबर हु डिवाइड ओनली 1 एंड इटसेल्फ, ये इसकी डेफिनेशन होगी। तो क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज प्राइम नंबर? तो ए नंबर हु डिवाइड ओनली 1 एंड इटसेल्फ कॉल्ड प्राइम नंबर। इट्स द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर। इस चीज को समझे आपकी क्या? और ये देखे, इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये उदाहरण भी ये इसके वो भी देख सकते हो आप। एग्जाम्पल क्या है? जैसे 2 है, 3 है, 5, 7, 11 है। तो देखो 2 है, तो 2 में सिर्फ 2 का भाग जा सकता है और 1 का जा सकता है, और कोई संख्या नहीं है। ठीक है, अब आप कहोगे 1 क्यों नहीं है? 1 भी तो ऐसा ही है जिसमें 1 का स्वयं के अलावा और किसी का भाग नहीं जा रहा। लेकिन बंधु यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मैंने और ये इसी पे बार बार जोर इसलिए लिया है, एंड है, इसका मतलब प्लस, दोनों अलग अलग होने चाहिए वो। लेकिन 1 में अगर आप 1 का भाग दे रहे हो, चलो ठीक है, मान लिया 1 आ रहा है, लेकिन स्वयं भी तो 1 ही है। तो यहां पे 1 के लिए 1 और स्वयं ये दोनों 1 ही हो जाते हैं। लिख देता हूं मैं, 1 के लिए 1 क्यों नहीं है प्राइम नंबर? बहुत से बोलते हैं कि ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है उसका रीजन मैं आपको आज बता देता हूं। कोई आपसे पूछे तो उसको बता सकते हैं आप कि 1 के लिए 1 और स्वयं दोनों 1 ही हो जाते हैं, दोनों 1 अर्थात सिंगल ही हो जाते हैं। जबकि
डेफिनेशन में, जो डेफिनेशन में है वो एक और स्वयं दोनों अलग अलग होने चाहिए, और लगाने का इसीलिए मेरा वो था, और इसीलिए लगाया गया है इसमें, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये चीज आप लिख सकते हो कि एक के लिए एक और स्वयं दोनों एक ही हो जाते हैं, इसलिए एक एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर इसलिए कौन सा हो गया, 2। तो कौन कौन से, 2 है, 3 है, 2, 3, 5, 7, इस तरीके से ये प्राइम नंबर हो गए। अब देखो अगला जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि अभाज्य संख्या का जो व्यापक रूप है वो 6k ± 1 है। 6k का मतलब क्या है कि k की जगह आपको नेचुरल नंबर लेना है, या 6n ± 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6n ± 1 इसका व्यापक रूप है। क्या है, इसका व्यापक रूप है। जो प्राइम नंबर है उसका व्यापक रूप 6n ± 1 है। ये कुछ पॉइंट है जो आपको लर्न रखते हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और एक क्वेश्चन जो अभी पूछा जा सकता है, ट्रेंड में अभी आया नहीं लेकिन पूछा जा सकता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 11। ये देखो ये मिल गई आपको। और 2 अंकों की सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे पहली प्राकृत संख्या कौन सी है। सबसे छोटी नहीं, ये बोल सकते हैं कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी पूछ सकते हैं कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। और ये पूछ सकते हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो वो 97 है। 97 है 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। अब देखो ये एक पॉइंट और इसमें आगे भी क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जो कि एकमात्र समअभाज्य संख्या भी है। अगर आप अभाज्य संख्याओं को, जितनी अभाज्य संख्या उनका आप डिटेल में देखोगे, उनको जैसे 1 से 100 तक की मैंने लिखी हुई है यहाँ पे अभाज्य संख्या सारी, तो आप इसमें देख नहीं सकते। सिर्फ 2 ही ऐसी एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। अदरवाइज 2 के अलावा कोई भी ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो एग्जाम पूछे जाते हैं कि 1 से लेके 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो वो 9 होती हैं। और 1 से लेके 50 तक 15 अभाज्य संख्या, 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। तो ये देखो कुछ अभाज्य संख्याएं, ये देख सकते हैं आप। 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 61, 67, 71, 73, और फिर 69 भी है, 79 भी है, 83 है, 89 है और 97 है। ये सारी जो हैं वो अभाज्य संख्या हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये सारी अभाज्य संख्या हो जाएंगी हमारी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है जो युग्म अभाज्य संख्या पूछ लिया जाता है कि युग्म अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सहभाज्य संख्या तो नीचे पढ़ाई जाएंगी, एक पूछ लिया जाता है युग्म अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो ऐसी अभाज्य संख्या जिनमें 2 का अंतर हो और वो जोड़ा का हो। जैसे 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या, और दोनों के बीच अंतर कितने का है, 2 का, तो ये हो गई संयुक्त अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार 3 और 7 दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों में अंतर 2 का, तो ये युग्म अभाज्य संख्या। उसी प्रकार 11 और 13 इसमें भी अंतर 2 का, और दोनों क्या है, दोनों की दोनों अभाज्य संख्या, तो इसलिए युग्म अभाज्य संख्या। तो ये होती है युग्म अभाज्य संख्या। तो ठीक है, अभाज्य संख्या आपको पता लग गया, युग्म अभाज्य संख्या पर आप लग गया। अभाज्य संख्या से रिलेटेड जितने भी प्राइम नंबर से रिलेटेड पॉइंट्स थे वो सब पता लग गया, एग्जाम पूछे जाते हैं। यही ट्रेंड में होता है, व्यापक रूप पूछ लिया जाता है, कोई संख्या देके उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि अभाज्य संख्या है या नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका है उसको ज्ञात करने सहभाज्य संख्या है। तो सहभाज्य संख्या क्या होती है, को प्राइम नंबर। ये देखो जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि को प्राइम नंबर और रिलेटिवली प्राइम नंबर दोनों में क्या अंतर है। को प्राइम नंबर में और रिलेटिवली प्राइम नंबर में
कुछ अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। रिलेटिवली प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर दोनों एक हैं। बहुत सी जगह आपको इनको अलग अलग पढ़ाया जाता है, हालांकि कुछ विद्वान इनका डिवाइडेशन करते हैं अलग अलग कि हाँ ये अलग अलग हैं, लेकिन ये अगर हम साधारण रूप से देखें तो ये एक ही हैं। इन पे हालांकि काफ़ी विस्तार है, इनके ऊपर रिसर्च भी चल रहा है कि को प्राइम को रिलेटिवली प्राइम को अलग अलग कर दिया है, लेकिन हम एक ही मान के चलेंगे और एक ही होती हैं ये। को प्राइम नंबर और रिलेटिवली प्राइम नंबर एक ही होता है। ये अगर रिसर्च में जा रहे हैं और आगे की तरफ पीएचडी वगैरह में या इस चीज़ में अगर रिसर्च में काम हो रहा है तो वहाँ पे आप कर सकते हो, लेकिन अभी आप इनको बेसिक लेवल पे को प्राइम नंबर को रिलेटिवली प्राइम नंबर को एक ही मानोगे, जिनको हिंदी में कहते हैं सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी किन्हीं दो संख्याओं का जोड़ा जिनका एचसीएफ एक हो। मतलब ऐसी कोई भी दो संख्या हो सकती हैं, किन्हीं का मतलब कोई भी दो संख्या हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो अभाज्य हो दोनों के दोनों। किन्हीं दो संख्याओं का जोड़ा, किन्हीं का मतलब ये है कि कुछ भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं अभाज्य हो। किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनका एचसीएफ एक हो, वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दो कोई भी नंबर हैं, वो जोड़े में हैं और उनमें दोनों में कॉमन एक के अलावा कोई संख्या कॉमन ही नहीं आ रही हो, तो वो होता है सहभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर। जैसे 2 और 3 देखोगे आप, 2 और 3, 2 क्या है? 2 एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 3 एक प्राइम नंबर है। तो मैंने क्या कहा था? कुछ भी हो सकती है, लेकिन दोनों में एक के अलावा कोई चीज कॉमन नहीं है। 3 और 4 दोनों में एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है। 4 9 15 22 17 23 9 34, इनमें सिर्फ एक ही कॉमन है, वो है एक ही कॉमन है, वो भी सिर्फ एक है। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ इनका फैक्टर एक ही है, एक के अलावा कोई फैक्टर इनका हो नहीं रहा, कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं है। तो ये चीज को मैंने नीचे भी लिखा है इसी चीज को, कि जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य ओवेनिष्ट गुणनखंड ना हो, कोई अन्य ओवेनिष्ट फैक्टर ना हो। एचसीएफ का मतलब ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कोई ओवेनिष्ट फैक्टर ना हो एक के अलावा। तो एक के अलावा है कोई, इनमें कुछ नहीं है, तो इसलिए सारे के सारे क्या है? सहभाज्य संख्या है। तो पता लग गया सहभाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या देख लेते हैं। पहले पढ़ लिया हमने अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या का डेफिनेशन है कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, क्या मतलब है? यहां पे भी ध्यान देने वाली बात है, कई लोग एक को भाज्य संख्या बोल देते हैं। क्या है? कई लोग एक को भाज्य संख्या बोल देते हैं, लेकिन एक भाज्य संख्या भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। मैंने नीचे लिखा है, देखो दोनों लिखिए कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, नोट में लिखा है। इसलिए मैं कह रहा हूं जो भी लेक्चर है, पूरा कंटेंट जो इसका है वो हाई क्वालिटी, मतलब आपको बिल्कुल क्वालिटी लेक्चर है। काफी जगह आप 3-4 बहुत अच्छी किताबों को देखोगे, उसके बाद ये सारा कंटेंट इकट्ठा कर पाओगे। वो कंटेंट मैं आपको एक ही जगह इकट्ठा करके दे रहा हूं। तो इसलिए एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या। कैसे? क्योंकि अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़े तो क्या है कि वह संख्या जो एक और स्वयं, अब और का मतलब क्या आपको समझ आना चाहिए कि एक और स्वयं दोनों अलग अलग होने चाहिए। और का मतलब यहां पे एंड है, अर्थात प्लस है। अर्थात क्या है? प्लस है इसका मतलब। वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। अभाज्य में क्या था? पूर्णतः विभाजित ना हो। इसमें क्या है? पूर्णतः विभाजित हो। अर्थात जिन संख्याओं में 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उन्हें अभाज्य या यौगिक संख्या, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, जिन्हें भाज्य संख्या या यौगिक संख्या भी कहते हैं। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 10 12 14 15, ये है। इसमें क्या है? इसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड है। 2 से ज्यादा गुणनखंड कैसे? कि 15 के आप गुणाखंड कीजिए तो 15 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 15 के जब भी आप गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 1 हो सकता है उसी का गुणनखंड, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, या 15 हो सकता है। ये दोनों क्या है? 2 से ज्यादा हो गए। लेकिन प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर में देखो, प्राइम नंबर में जैसे इसी यहीं पे बता देता हूं मैं। प्राइम नंबर जैसे 2 प्राइम नंबर है तो 2 के सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे, 1 और 2, इसके अलावा कोई गुणनखंड ही नहीं है इसके। तो इसीलिए ये अभाज्य। लेकिन 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, क्या है? 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 15 है, तो 2 से ज्यादा गुणनखंड हो तो वो क्या होता है? वो होती है भाज्य संख्या, अर्थात कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ में आ गई होगी इस तरीके से आपको कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं, और का मतलब भी समझ में आ गया उसी तरीके से, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हों। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि वे संख्या जिनकी 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। 2 से ज्यादा गुणनखंड करके बता दिए, जैसे 4 के देख लो, 4 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं?
1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 4 हो सकता है। 3 गुणनखंड हो गए। तो इस तरीके से 6 देख लेते हैं। 6 का 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। गुणनखंड का मतलब ये है कि उस संख्या में इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा सकता है, वो गुणनखंड हो जाते हैं वो उसके। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है बिल्कुल, जैसे अभाज्य संख्या के बारे में पूछते हैं वैसे भाज्य के बारे में पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो 4 है और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है वो 9 है। तो वो सारे पॉइंट जो गिन सकते हैं वो मैंने लिख दिए। उसी तरीके से मैं कह सकते हैं कि 2 अंकों की 2 आप देख सकते हैं वो सारी चीज़ निकाल के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि एक न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या है, एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, ये पता लग गया आपको। तो ये सब अपना कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ इसके अलावा जो चीज़ें हमारी रह गई हैं जिनको पढ़ना है, देखो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ ये सारी चीज़ें। ये देखो नंबर सिस्टम में हमने यही देखा था ना शुरू में, देखो ये पढ़ा था, ये पढ़ चुके हैं हम। देखो रियल नंबर पढ़ चुके हैं, इमेजिनरी नंबर पढ़ चुके हैं, परी में पढ़ चुके हैं, अपरी में। इंटीजर अपना हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, उसमें सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य, भाज्य, पूर्ण संख्या पढ़ चुके हैं और सहभाज्य संख्या पढ़ चुके हैं। अब कुछ ऐसे नंबर जो इसके डिवाइडेशन में हमने नहीं लिए थे उनको हम अलग से पढ़ेंगे। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं उनके लिए देखते हैं हम क्या क्या है। तो उसमें देखते हैं, ये रहा देखो, उसमें है पहला है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या को बोलते हैं परफेक्ट नंबर। और परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं जिन्हें फैक्टर अर्थात गुणनखंड का योग स्वयं को छोड़कर का परिणाम स्वयं नंबर प्राप्त हो, संपूर्ण संख्या कहलाती है। ये देखो 2 बार लिखा गया कहलाती, एक बार लिखना आप इसको, कहलाती है। अब देखो आप बोलोगे डेफिनेशन से कुछ समझ में नहीं आया, तो हम किस लिए हैं फिर? आपको किस लिए लेक्चर दिया जा रहा है? अगर ऐसे देखा जाता फिर तो आपको डायरेक्ट दे देते नोट्स और उससे आप पढ़ लेते। अब इसको समझाते हैं कैसे। परफेक्ट नंबर क्या होता है कि वे संख्या जिनके फैक्टर का योग कैसे, जैसे 6 लिया, 6 के फैक्टर करो, 6 के फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया, ये फैक्टर हो गए। लेकिन क्या कह रहा है? फैक्टर का योग स्वयं को छोड़कर, ये बात कर रहा है ना स्वयं को छोड़कर, तो स्वयं को छोड़ने की बात कर रहा है। इसका मतलब आपको 6 को नहीं लेना है, स्वयं को छोड़ना है। इनका योग करो, बचो कुचों का क्या कर रखा है? स्वयं को छोड़कर, गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर परिणाम स्वयं नंबर प्राप्त हो। तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया? 6। तो 6 स्वयं प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा? स्वयं नंबर प्राप्त हो तो वह संपूर्ण संख्या कहलाती है। एक बार लिखते हैं आपसे, संपूर्ण संख्या कहलाती है। तो ये इसका हो गया परफेक्ट नंबर। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे छोटा पहला परफेक्ट नंबर 6 होता है। ये पूछा जा सकता है कि संपूर्ण संख्या पहली सबसे छोटी संपूर्ण संख्या क्या है? 6। 28 का भी ये देखो, 28 का देख लेते हैं। 28 के फैक्टर करते हैं। 28 फैक्टर 1 हो सकता है सबसे पहले, फिर 2, फिर उसके बाद में 4 होगा, उसके बाद 7 होगा, ठीक है, उसके बाद 14 होगा, ठीक है, 14 के बाद स्वयं 28 हो जाएगा, ठीक है। अब स्वयं को तो लेना नहीं है तो इसलिए 28 को तो लेंगे नहीं लिया। अब सबको ऐड करते हैं, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 ऐड करो। 1 और 3, 1 और 2 3, और 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28। तो ये देखो स्वयं नंबर प्राप्त हो गया, परिणाम देखो लिखा ना, परिणाम स्वयं नंबर प्राप्त हो, तो 28 भी परफेक्ट नंबर है। तो इसी प्रकार 6 है, 28 है, 496 है, 8128 है। इनके आप फैक्टर करके देख सकते हैं, आपको सिर्फ यही प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये संपूर्ण संख्या होगी, परफेक्ट नंबर अगर आपसे कोई पूछे तो। एक नंबर होता है जिसे कहते हैं पूर्ववर्ती या पूर्वक संख्या, या जैसे कहते हैं सक्सेसिव नंबर। सक्सेसिव नंबर कौन से होते हैं? तो देखो शॉर्ट में मैंने लिख दिया है -1। -1 कैसे समझेंगे? तो पहले देखते हैं कि पूर्ववर्ती या पूर्व नंबर या सक्सेसिव नंबर किसे कहते हैं? दी गई संख्या से ठीक पहले या दी गई संख्या से ठीक छोटी संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 4। 5 से पहले 4 आता है। 21 की पूर्ववर्ती संख्या अर्थात पूर्व यानी पहले या छोटी, तो 21 की छोटी संख्या कौन सी है? 20। तो 21 का जो सक्सेसिव नंबर है, सक्सेसिव नंबर ऑफ 21 इज 20, तो 20 होगा इसका। उसी तरीके कोई भी देख सकते हैं आप। 8 का सक्सेसिव नंबर क्या होगा? 7। कुछ नहीं है, -1 करने का नंबर सिर्फ एक ही था। मेरा कहने का मतलब शॉर्ट में बताने का कि सक्सेसिव नंबर या पूर्ववर्ती या पूर्वक नंबर वही होता है, कोई भी संख्या दी हुई है उससे जस्ट पहले वाला नंबर,
बशर्ते पूर्ण होना चाहिए वो। तो ठीक है, इस तरीके से ये हो गया इसका पूर्व वर्ण नंबर। अनुव्रति, अनु यानी क्या होता है? ये देखो हिंदी में आप कुछ चीज़ों को, अगर हिंदी में मीडियम के अभ्यर्थी हैं तो ध्यान रखें, ये जो प्रत्यय और उपसर्ग होते हैं इनका अर्थ अगर आपको मालूम है तो आप आधी से ज़्यादा चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। अनु का मतलब होता है पीछे, ठीक है, फॉलो करना यानी पीछे होता है। तो अनुवर्ती नंबर यानी फॉलो नंबर। फॉलो नंबर क्या होते हैं? +1 करना है। प्लस नंबर यानी कि दी गई संख्या के ठीक बाद या दी गई संख्या से बड़ी संख्या को अनुवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 2 की अनुवर्ती संख्या 3 है, 14 की 15 है, या 2 के जस्ट बाद कौन सी है? 2 से जस्ट बड़ी कौन सी है? 3। 14 से जस्ट बड़ी कौन सी है? 15। उसी प्रकार से कोई भी देख सकते हैं, ऐसे 3 है तो 3 से जस्ट बड़ी कौन सी है? 3 से जस्ट बड़ी 4 है। उसी बार देखिए 9 है, 9 से 10 बड़ी कौन सी है? 10 है। तो इस चीज का आपको ये ध्यान रखना है। अब अगला नंबर देख लेते हैं, यह है, ये समझ में आ गया आपको, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। निरपेक्ष नंबर। निरपेक्ष नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्या जिन्हें केवल संख्याओं के रूप में निरूपित किया जा सकता है, जिन्हें केवल संख्याओं के रूप में निरूपित किया जा सकता है, बीजीय व्यंजक या अक्षरों के द्वारा नहीं। बीजीय व्यंजक कौन से होते हैं? बीजीय व्यंजक जैसे हो गया कि x ले लिया, y ले लिया, या अक्षरों के द्वारा लिख दिया, ऐसे लिख दिया 2 मैन, इस तरीके से लिख दिया, या 2 आयोटा लिख दिया, कुछ भी मतलब इस तरीके से। 2 आयोटा नहीं और कुछ ले सकते हैं, 2 आयोटा नहीं होगा, सॉरी 2 आयोटा तो उसमें निरपेक्ष नंबर में आ जाएगा, लिख सकते हैं 2 आयोटा भी एक तरीके से। लेकिन ये देखो जिस तरीके से 3 है, 8 है, 9 रूट 3 है, या रूट 10 है, तो निरपेक्ष नंबर यानी कि एब्सोल्यूट नंबर वो होगा जिसे केवल नंबर्स के रूप में लिखा जा सके, जिसमें केवल नंबर का यूज हो। तो आयोटा भी नहीं लिख सकते एक तरीके से, अगर नंबर का यूज हो रहा तो ही लिख सकते हैं। तो जिसमें केवल नंबर का यूज हो वही निरपेक्ष नंबर या एब्सोल्यूट नंबर कहलाता है। अगला देख लेते हैं इसी के क्रम में, जोड़ का तत्समक। तत्समक क्या होता है? इनवर्स कहते हैं। इनवर्स क्या होता है? जोड़ का तत्समक होता है, जीरो को जोड़ का तत्समक कहते हैं। किसको? जीरो को, क्योंकि किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ने पर कोई बदलाव नहीं होता। तो इसलिए जोड़ का जो तत्समक है वो है इनवर्स ऑफ एडिशन, वो होगा 0। तत्समक का मतलब होता है जोड़ का तत्समक का मतलब हो गया, मतलब उस संख्या को, जैसे जोड़ का है तो जोड़ने पर, किसी संख्या में 0 जोड़ने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब गुना का तत्समक यानी इनवर्स ऑफ मल्टीप्लाई का मतलब क्या होगा कि कोई भी संख्या है उसमें अगर हम कोई सी ऐसी संख्या है जिसको अगर गुना करें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वो 1 होगा। तो ध्यान रखें, जोड़ का तत्समक 0 होगा और गुना का तत्समक 1 होगा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि 1 को गुना का तत्समक कहते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो ये बेसिक आपको बता दिया गया है। ये नंबर से रिलेटेड पूरा बेसिक हो चुका है। किसी प्रकार के नंबर होते हैं, नंबर को क्या क्या कहते हैं? जोड़ का तत्समक है, गुना का तत्समक है, निरपेक्ष संख्या है, या फिर अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, संपूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, या अपना विषम संख्या, सम संख्या, पूर्णांक, जितने भी हैं वो सब बता दिए हैं। तो इस तरीके से नंबर का पूरा अपना नंबर का बेसिक हो चुका है। ठीक है, ध्यान रखना, ये नंबर का कंप्लीट बेसिक हो चुका है। अब आगे वाला टॉपिक है वो है अपना डिविजिबिलिटी रूल, या फिर जिसे कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल या भाज्यता का नियम। ये दोनों ग्रुप में इसको बोला जाता है, या तो भाज्यता का नियम कह सकते हैं या डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं। तो इसको समझेंगे कि